हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज से हम लोग आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। पिछले 10 सालों में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जितने भी पेपर्स कंडक्ट करवाए गए हैं उनके बारे में रात को 9 बजे हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसकी शुरुआत पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो अनाउंस 2020 में हुई थी और 2021 में कंडक्ट करवाई गई, उससे हम लोग अपने इस स्पेसिफिक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के सवाल जो हैं वो हमें लास्ट ईयर या इस साल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिले। तो सबसे पहले, इससे पहले हम आगे मूव करें, जो सिलेबस है पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का, वो आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। सिलेबस में आपके बेसिक फीचर्स हैं, प्रोविजंस हैं, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, पंचायती राज, इलेक्शंस, क्लियर राइज ऑफ रीजनलिज्म, कोएलिशन पॉलिटिक्स, आर्म्ड चैलेंजेस टू इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो वो आपने कवर करने हैं। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे पहले ही हम लोगों को पीसीएस एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। पीसीएस एग्जामिनेशन जो 2013, 15, 18 और 20 में कंडक्ट करवाई गई। ये 2020 अनाउंसमेंट तो जून में हो गई थी, कंडक्ट 2021 में हुई। आप सब लोगों को पता है कि कोविड जो है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण था। तो इंडियन पॉलिटी के 7 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के इस पूरे हफ्ते 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। फिर हम लोग 2018, 2015, 2013 और उसके बाद जो बाकी पेपर्स हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट करवाए गए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक लंबी सीरीज होने वाली है। आई होप ये स्पेसिफिक इनिशिएटिव जो है ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। अब क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो एमसीक्यूज हैं, तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप लोग चैट बॉक्स के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आप इसका प्रीमियर देख रहे हैं तो चैट बॉक्स के अंदर, अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आंसर मार्क करें जो भी आपको पढ़ के लगता है। और 2020 का पेपर इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल जो है वो हम लोगों को बढ़ता हुआ देखने को मिला एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्लियर। और साथ में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत सारे पेपर्स हैं जो भी इन लाइन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां पे भी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि थोड़ा सा लेवल वहां पे भी इंक्रीज हो सकता है अगर पेपर आपके कंडक्ट करवाए गए टाइम पे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल था उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। तो बेसिकली ये सवाल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर बना है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अंडर आर्टिकल 76 हम लोगों को डिफरेंट प्रोविजंस देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। पहला है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑल प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। The Attorney General of India is appointed by the Chief Justice of India. Fourth है, he must be a person who is qualified to be appointed as a judge of a high court. तो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच करना था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एमसीक्यूज है उनका ये मतलब नहीं है कि आपने इमीडिएटली यहां से देखा और जो आपको अच्छा लगा ऑप्शन उसको आपने सही मार्क कर दिया। यहां पे आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चलना है, यानी कि जो हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन को प्रॉपरली पढ़ना है और उसको जब आपको या तो वो सही लगे या तो गलत लगे, फिर ही आपने जो है वो आगे बढ़ना है, अपना फाइनल आंसर जो है वो मार्क करना है। स्पेशली पॉलिटी के अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हम लोगों को हिलती हुई देखने को मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे चीजों पे ग्रिल किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा आप सब लोगों को। तो यही कारण है आप लोग जब भी सवाल को पढ़ोगे इमीडिएटली जो है वो सही आंसर पे नहीं कूदोगे, सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, फिर डिसाइड करोगे कि कौन सा आंसर जो है वो आपका सही है। तो आई होप आप लोगों को इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इसका जो आंसर आपका है ए, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास सारे के सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो रहती हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास होती है। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पे बोल सकता है, क्लियर, वहां की जो कमिटीज है उनका हिस्सा बन सकता है। ये अलग बात है क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो ये वोटिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, लेकिन अगेन इसके अलावा मैक्सिमम पावर जो है इसके द्वारा एंजॉय की जाती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास होती है। तो यही कारण है जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। दूसरा है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ये मेंबर ऑफ द कैबिनेट नहीं होता है। मेंबर ऑफ द कैबिनेट जो है वो आपका वही होगा जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे। तीसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, इसको जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसलिए भी एमसीक्यू सॉल्व करने जरूरी है क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है वहां से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन का पता चलता है। नेक्स्ट है ही मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए
जो भी आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा वो या तो हाई कोर्ट का जज हो या वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एडवोकेट हो। तो यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, यानी कि जज ही होना चाहिए हाई कोर्ट का, ऐसा भी नहीं है। जज होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो और 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस एक एडवोकेट के रूप में हो तो वो अटॉर्नी जनरल जो है वो बन सकता है। क्लियर? आसान भाषा में जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। डन? तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि बाकी ऑप्शन जो है वो आपके क्यों इनकरेक्ट है। तो पहले का जो आंसर है वो है ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 6th शेड्यूल से संबंधित है। The 6th schedule has conferred the district council the power to constitute village council or courts for the trial of cases between persons belonging to the scheduled tribes. Second, that the 6th schedule has recognized the power of the district council to impose certain taxes. तो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं या एक सही है। ए बी सी डी, चारों में से जो भी सही आंसर है उसको या तो चैट बॉक्स के अंदर डालिए या तो कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। क्लियर? जितना ज्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। 6th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो 6th शेड्यूल जो है वो हमारी 4 स्टेट्स में एक्सटेंड होता है। वो 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पहली स्टेट आपकी है असम, दूसरी स्टेट आपकी है मेघालय, तीसरी स्टेट आपकी है त्रिपुरा और चौथी स्टेट आपकी है मिजोरम। तो इन 4 स्टेट्स में जो है वो 6th शेड्यूल को एक्सटेंड किया जाता है। देखिए, ट्राइब्स के लिए 2 शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर है, एक शेड्यूल 5 है, एक शेड्यूल 6 है। 6th शेड्यूल में उन ट्राइबल एरियाज को या उन ट्राइब्स को रखा गया है जो मेन स्ट्रीम से बहुत दूर रही हैं ड्यू टू ब्रिटिश आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज, या कहीं ना कहीं वही लोगों के साथ जब वो मिलना नहीं चाहती थी तो वो काफी बैकवर्ड है एज कंपेयर टू दी ट्राइब्स ऑफ अदर एरियाज। क्लियर? तो जो 4 स्टेट्स में हमें ट्राइब्स देखने को मिलती है उनके लिए शेड्यूल 6 को एक्सटेंड किया गया है और 6th शेड्यूल जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन, काफी ज्यादा बेनिफिट्स इन ट्राइबल एरियाज को देता है। क्लियर? तो जल्दी से अपना आंसर जो है मार्क करिएगा। इसका आंसर रहेगा, देखिए इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि पहली और दूसरी दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है। कोई भी एक एरिया जिसको जो है वो एक हम जो आपका गवर्नर होगा इन 4 स्टेट्स का, वो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को जो है वो डिस्ट्रिक्ट या जो आपका ऑटोनॉमस एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वो डिक्लेयर करेगा। क्लियर? और उस ट्राइबल एरिया में जो है वो एक आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो उस स्पेसिफिक ट्राइब या मल्टीपल ट्राइब्स के लोग होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजेंगे। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 26 लोग जो है वो इलेक्टेड है और 4 लोग जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर? और यही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक तरह से जो हमारे लेजिस्लेचर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट होती है, उसी की तरह काम करती है। यानी कि मैक्सिमम डिसीजंस, स्पेशली जो कल्चर से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, वो इसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के डिसीजंस होते हैं अल्टीमेटली गवर्नर जो है उनको जब तक अप्रूव नहीं करता है तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होते, लेकिन काइंड ऑफ ज्यादा एटॉनमी देने के लिए, ताकि वो जो अपने एरिया है वहां पे मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग कर लें। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की जो निर्माण है वो हम लोगों को 6th शेड्यूल जहां पे एक्सटेंड हुआ एरियाज है वहां पे देखने को मिलती है। क्लियर? ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसके पास पावर है कि वो कोर्ट्स बना सकती है। उन कोर्ट्स का काम क्या रहेगा कि जो ट्राइबल्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व करना, क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है तो बेटर है वहीं के लोग उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। उसके साथ साथ तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पूरा अधिकार है कि वो सर्टेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो इंपोज कर सकती है। क्लियर? और यही जो टैक्सेस है ये सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और उस स्पेसिफिक क्षेत्र के विकास के ऊपर खर्च किए जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल करेक्ट है, यही कारण आंसर जो है वो आपका सी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर द गवर्नर इज वेस्टेड विद द डिस्क्रिशनरी पावर either to withhold his or her assent or return the bill for consideration by the state legislature. Second है, if a bill passed by the state legislature is derogatory to the powers of the high court, it is compulsory for the governor to return the bill. तो आपने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट है, एक सही है? जल्दी से अपना आंसर जो है वो आप मार्क करिए। क्लियर? अब देखिए यार, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत डीप इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है इसमें, और यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो फाइनल आंसर मैं वो मार्क करूंगा जो कि कमीशन के द्वारा किया गया था, लेकिन फिर भी हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को जो है वो जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, इफ ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज डेरोगेटरी टू द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी एक बिल है, मान लो वो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, वो स्टेट लेजिस्लेचर के बाद गवर्नर के पास गया। अब गवर्नर या तो स्टेट लेजिस्लेचर को ही उस बिल को वापस कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, या अपना एसेंट जो है वो विद होल्ड कर सकता है कि भाई मैं हाँ नहीं करूंगा, या इस स्पेसिफिक बिल को जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किया जाएगा जो हाईकोर्ट की पावर्स के अंदर इंटरफेयर करेगा,
उस बिल में गवर्नर के ऊपर कंपल्शन होती है कि उसको वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना ही पड़ेगा। क्लियर? तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो क्या कह रही है, इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नर को इस स्पेसिफिक केस में प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व रखना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो वो आपकी बिल्कुल गलत है। जो पहली स्टेटमेंट है ये कहती है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वहां पे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। अब एक चीज ध्यान रखना, डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। वहां पे ये कहा गया है कि जहां पे गवर्नर को लगेगा कि ये पावर उसकी डिस्क्रिशनरी है उसको डिस्क्रिशनरी कहा जाएगा। आजकल जब जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है तो वहां पे जुडिशरी हर एक जो डिसीजन है गवर्नर का उसको कहीं ना कहीं देखती है। लेकिन जब मैं बात करूंगा ऑर्डिनरी बिल के पासिंग से रिलेटेड तो आर्टिकल 200 में किसी भी तरह की डिस्क्रिशनरी पावर की बात नहीं की गई है। नो डाउट गवर्नर के पास पावर होती है कि वो जो है वो बिल को अप्रूव कर सकता है या रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता है, क्लियर, या होल्ड कर सकता है। बट एट द सेम टाइम यहां पे कोई डिस्क्रिशनरी शब्द जो है वो 200 आर्टिकल में जहां पे प्रॉपर प्रोसीजर है सेंड ऑफ द विल वहां पे नहीं मेंशन किया गया है। तो यही कारण है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि यहां पे काफी लोग जो है वो कंफ्यूज हुए हैं। यही कारण है आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है और आपका आंसर जो है वो डी है, दैट इज नीदर 1 नॉर 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एज पर देखिए दो सवाल जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर आए थे। ये थोड़े अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं क्योंकि ट्राइब्स के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों को देखने को नहीं मिले थे। क्वेश्चन है, एज पर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 हु हैज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल और फैमिली राइट्स। जो शेड्यूल एरियाज हैं जहां पे बेसिकली हमारी ट्राइबल बेल्ट रहती है, आप सब लोगों को पता है जो ट्राइबल एरियाज है या जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? और जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज है उनको सरकार के द्वारा जो वो कंट्रोल किया जा रहा है ताकि वहां पे डेवलपमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एक्ट को पास किया गया था। तो यहां पे पूछा गया है कि कौन डिसाइड करेगा, क्लियर, कि कहां तक जो है वो किसी का एक अधिकार रहेगा। तो 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के पास है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए कि कौन फाइनल डिसीजन लेता है इन स्पेसिफिक एरियाज में, कौन जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज ग्राम सभा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ग्राम सभा ही मेनली इस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर सबसे पावरफुल अथॉरिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। जो उनके लोकल इंटरेस्ट हैं यानी कि जो उनके एरिया है जहां पे स्पेसिफिक एक्ट को एक्सटेंड किया गया है वहां पे ग्राम सभा को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। डन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। क्लियर? अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक 1950 है, एक 1951 है। यहां पे सिलेबस में डायरेक्टली इन दोनों के बारे में मेंशन किया गया है, तो यही कारण है हमें इस बार यहां पे क्वेश्चन देखने को मिला। थोड़ा सा फैक्चुअली डोमिनेटिंग क्वेश्चन है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, लेकिन अगेन ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। किसी भी तरह के सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो पहला है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन, इलेक्शन का पर्पस क्या है। तो बस थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है ना, वो बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन, इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाने हैं, इलेक्टोरल रोल, इस तरीके से जो मैटर्स संबंधित होते हैं उनके साथ डील करता है। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो बेसिकली आपका डिसक्वालिफिकेशन के साथ जो है वो डील करता है। क्लियर? तो ये जो आपका क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन है ये बेसिकली 1951 आर्टिकल के प्रोविजंस है। यही कारण है कि आपका जो करेक्ट आंसर है नॉट ए प्रोविजन ए है, क्योंकि ये 1951 का प्रोविजन है ना कि 1950 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल। Which article of the Constitution provides that it let endeavor of every state provided facility for the instruction in the mother tongue of the family stage, primary stage of the education to children belonging to the linguistic minority group। अगर कोई भी linguistic minority group है तो उसको उसी की ही मदर टंग में, उसी की ही मातृभाषा में जो है वो एजुकेशन दी जाए। क्लियर? ये कौन से आर्टिकल के अंदर हमें प्रोविजंस देखने को मिलता है? आसान सवाल है लेकिन काफी लोग यहां तक नहीं पहुंचते हैं। क्लियर? तो जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी यानी कि आर्टिकल 350 ए जो है वो स्पेसिफिक मैटर के साथ डील करता है। चलिए लास्ट सवाल जो पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैटर कंसर्निंग ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड रेवल डिस्प्यूट फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, द सब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स कॉम्पनसेशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। क्लियर?
ये भी अगेन इतना डिटेल में नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको एक बार नज़र मारनी पड़ेगी जो भी हमारे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से आपको जो है वो असेस करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, और फिर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। क्लियर? फिर हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। देखिए, चाहे हम किसी भी जो ट्रेड यूनियंस की बात है, इंडस्ट्रियल लेबर्स डिस्प्यूट्स की बात है, प्रोविडेंट फंड की बात है, कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारे के सारे जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का ही हिस्सा है। तो पहले में तो कॉन्करेंट लिस्ट लिखा है तो ये तो सही है, दूसरे में स्टेट लिस्ट लिखा है ये गलत है, क्योंकि ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही हिस्सा है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों इनके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो आंसर इज ए। तो ये थे इंडियन पॉलिटी के ऊपर 2020 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे हुए सवाल। तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से ज़्यादा भी प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे जो वो एक दिन में 1-1 घंटे के लेक्चर्स भी होंगे जब हमारे बाकी पेपर्स चलेंगे। लेकिन पीसीएस क्योंकि थोड़ा सा लेवल इन्होंने इंक्रीज किया है, यही कारण है यहाँ पे हम लोग थोड़ा धीरे धीरे जो है वो इस स्पेसिफिक इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं। तो कल डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ अलग टीचर आपको मिलेंगे, वो पीसीएस 2020 में पूछे हुए अपने सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।